कौन सी एज है डॉक्टर साहब जब पुरुषों को अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर चिंता करनी चाहिए अगर उन्हें कोई सिम्टम नहीं है? सिर्फ किताबों में मेल्स के दिल को मजबूत बताया गया है, पर जी। जहाँ तक हार्ट की बीमारी है तो मेल्स ज़्यादा प्रोन है इस बीमारी के लिए। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि महिलाओं को इस बीमारी से बचाते हैं। महिलाओं में भी जो मेनोपॉज के बाद जो रिस्क प्रोफाइल है वो मोर और लेस मेल्स के जैसा ही होने लगता है। दवाओं को कम से कम पर लाने का क्या कोई तरीका है कि मिनिमल डोज पे रहे दिल का मरीज और चलता रहे? कोई भी मेडिसिन हो जी। वो शरीर की फिजियोलॉजी को अल्टर करती है। स्टैटिन से लेने से कुछ लोगों को मसल पेन की शिकायत होती है। तो क्या हम ये माने कि दिल के मरीज को पेन किलर से बचना चाहिए? हार्ट के मरीज के लिए पैरासिटामोल एक सुरक्षित पेन किलर मानी जाती है। अदरवाइज वो इंसान फिट नजर आता है, एक्सरसाइज भी करता है, फिर भी कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज का शिकार हो जाता है। प्लास्टिक एक्सपोजर भी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के कारण है। हम न चाहते हुए भी बहुत सारे तरीकों से प्लास्टिक अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। सेहत यानी हेल्थ केयर पूरी तरह से साइंटिफिक और वैज्ञानिक चीज़ होती है जिस पर आपकी और हमारी सेहत निर्भर करती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हेल्थ केयर में अवधारणाओं पर भी चलती हैं। जैसे कि एक अवधारणा ये भी है कि पुरुष मजबूत होते हैं, पुरुष रोते नहीं, पुरुषों का दिल महिलाओं के मुकाबले मजबूत होता है। लेकिन आंकड़े फिर ये क्यों कहते हैं कि पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, दिल की बीमारी भी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज़्यादा होती है? ऐसा क्यों होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढ कर लाए हैं जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सुनने चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार चौधरी हैं जो कि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और लंबे समय तक एम्स का अपना अनुभव लेकर यहाँ पर आए हैं। उससे पहले 32 साल तक का लंबा सफ़र एम्स में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के डिपार्टमेंट हेड के तौर पर उन्होंने वहाँ बिताया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जैसे हम कह रहे हैं कि पुरुषों का दिल, ऐसे तो लोग बताते हैं कि मजबूत होता है, लेकिन फिर हार्ट अटैक पुरुषों को ज़्यादा क्यों आते हैं? ये बात मैं आपकी पूरी तरह मानता हूँ कि सिर्फ किताबों में मेल्स के दिल को मजबूत बताया गया है, पर जी। जहाँ तक हार्ट की बीमारी है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इन पर्टिकुलर मैं कहूँ तो मेल्स ज़्यादा प्रोन हैं इस बीमारी के लिए। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि महिलाओं को इस बीमारी से बचाते हैं। अच्छा, तो कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म महिलाओं के पास? कुछ नेचर ने प्रोटेक्शन दिया है। तो उसमें मैं यदि सबसे पहले बात करूं तो जो हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है मेल्स और फीमेल का वो डिफरेंट होता है। जी। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि फीमेल्स में महिलाओं में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जब तक कि मेनोपॉज नहीं इस्टेब्लिश होता। मेनोपॉज का मतलब है कि वो टाइम पीरियड जबकि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पीरियड होने बंद हो जाते हैं, वहाँ ये टर्निंग पॉइंट होता है महिलाओं के जीवन में। तो मेनोपॉज से पहले महिलाओं में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि हार्ट की बीमारियों से महिलाओं को प्रोटेक्ट करके रखती है। ओह। जबकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। इससे जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ती है और जिससे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। इसके अलावा जो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, मेल्स में स्ट्रेस टॉलरेट करने की क्षमता कम होती है। नेचर ने महिलाओं को इस प्रकार बनाया है कि वो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि वो स्ट्रेस को नेचुरल वे में बेटर ढंग से हैंडल कर सकती हैं। मेल्स की स्ट्रेस मल्टी डायमेंशनल होती है। उनको सारी चीज़ों को जो सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, घरेलू हैं या व्यक्तिगत जो संबंध है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए मेल की स्ट्रेस मल्टी डायमेंशनल होती है जो कि मुश्किल होती है थोड़ी उसको मैनेज करने में। जबकि महिलाओं की ट्रेडिशनल तौर पर आप यदि देखेंगे, ट्रेडिशनल वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, अभी महिलाओं का भी रूप चेंज हो रहा है, उनकी कार्यशैली चेंज हो रही है, तो वो जो मेल्स में जो फैक्टर्स हैं वो महिलाओं में भी आएंगे, पर महिलाओं की स्ट्रेस जो होती है यूनिडायमेंशनल होती है। मेनली उनको अपने व्यक्तिगत संबंधों और घर से रिलेटेड आप स्ट्रेस ये होती कह रहे है। हैं कि उनके पास तनाव लेने की वजहें कम होती हैं?
अभी जो ट्रेडिशनल मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया कि जो महिलाएं बुरा मान जाएंगी सर। ट्रेडिशनल नहीं, ये उनके लिए एक पॉजिटिव चीज है जी, कि जो उनका थ्रेशोल्ड अच्छा है। थ्रेशोल्ड अच्छा ही है, उनके कारण भी स्ट्रेस लेने के कम है। हम्म। जैसे जैसे समाज चेंज होगा वो कारण बढ़ते जाएंगे। हम्म। फिर तीसरी चीज ये है कि जितनी भी खराब चीज़ों का आप प्रिवेलेंस देखेंगे, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये मेल्स में ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे कारक होते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। तो इस कारण से भी मेल्स में इंसिडेंस ज़्यादा होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल जैसे आपने कहा, वो तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, यानी वो मुसीबतें हैं जो पुरुषों ने खुद बुला ली, खुद बुलाई हैं। परंतु ये और अब महिलाएं भी बुला रही हैं। ये सच्चाई है कि जो मेल्स में इनका इंसिडेंस ज़्यादा है, तो इसलिए हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं भी उनमें ज़्यादा है। यानी कि पुरुषों में जो हार्मोनल इश्यूज हैं उसकी वजह से महिलाओं के मुकाबले तनाव को झेलने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और तीसरी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने कही कि लाइफस्टाइल इश्यूज, स्मोकिंग और अल्कोहल का इंसिडेंस अभी भी पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले में ज़्यादा होता है, और ये भी एक बड़ा रीज़न है जो उन्हें दिल की बीमारी के खतरे पर लेकर चला जाता है। कौन सी एज है डॉक्टर साहब जब पुरुषों को अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर चिंता करनी चाहिए अगर उन्हें कोई सिम्टम नहीं है? पहले जो हम एडवाइज करते थे कि यदि 40 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप एक रूटीन चेकअप कराते रहिए। परंतु अब वो उम्र कोई बहुत रिजिड तरीके से हम फॉलो नहीं करते। व्यक्ति की अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए, उसकी वर्किंग स्टाइल को देखते हुए और दूसरे रिस्क फैक्टर को देखते हुए ये लिमिट जो है नीचे भी की जा सकती है। तो यदि आप स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हो, आप में फैमिली हिस्ट्री है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, आपके पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में, आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर जल्दी सेटल हो, ब्लड प्रेशर जल्दी उम्र में आ गया है, तो उस कंडीशन में आप 30 साल को भी मान सकते हैं कि जिसमें आपको अपने हार्ट का इवेल्युएशन कराना चाहिए। जी, फैमिली हिस्ट्री एक चीज़ हुई, और जैसे आपने कहा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। कुछ लोगों में हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी नहीं नज़र आते, अदरवाइज़ वो इंसान फिट नज़र आता है, एक्सरसाइज भी करता है, फिर भी कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ का शिकार हो जाता है। और एक चीज़ समझिए कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में जो हमारी या मेडिकल साइंस की जो समझ है वो कुल मिला के 60 से 70 साल की है। जी। तो इस बीमारी के सारे कारणों की समझ मैं कहूँगा कि अभी भी हमें नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार से हमारा वातावरण बदल रहा है, हमारा रहन सहन बदल रहा है, वो फैक्टर्स भी डायनेमिक तौर से बदलते जा रहे हैं। तो जो पॉजिटिव फैक्टर हम 60s 70s 80s में समझते थे कि यही कारण है, आज वो बदल रहे हैं। वो कारण नहीं, मतलब 100% वो पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी नई नई चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में जुड़ती जा रही हैं, जो कि किसी न किसी, जिनकी अब हमने रिसर्च करनी चालू कर दी है, जिनके बारे में अब हम समझ रहे हैं। जैसे कि स्ट्रेस पे पहले आप जितने भी आप पेपर पढ़ेंगे, यदि पिछली सेंचुरी के जितने भी आप पेपर पढ़ेंगे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड, स्ट्रेस की कोई बात नहीं होती थी। परंतु अब आप यदि पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि स्ट्रेस के बारे में काफ़ी बात होती है। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पिछली सेंचुरी में हमने कोई बात नहीं करी थी। अब हम ये मान के ही नहीं चलते, अब हम समझने लगे हैं कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी एक चीज़ है। इनके अलावा जो चीज़ें हमने अपने ऊपर खुद लाद ली हैं, उनमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बड़ी चीज़ है। अब काफ़ी रिसर्च एविडेंस इस चीज़ का है कि यदि PM 2.5 जो छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो आपकी आर्टरी की जो वॉल होती है, जो स्मूथ होनी चाहिए, वो इन्फ्लेम्ड होती है, और जो कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज को प्रीडिस्पोज करती है प्रदूषण की वजह से। तो प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके अब हम हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद भी न चाहते हुए भी शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा अब काफ़ी एविडेंस है जो ये दिखाता है कि प्लास्टिक एक्सपोजर भी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण है। हम प्लास्टिक एक्सपोजर हम न चाहते हुए भी बहुत सारे तरीकों से प्लास्टिक अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। जैसे कि आप नॉन स्टिक वेयर लीजिए, यदि इसमें कुक करते हैं तो कुछ प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा होता है।
खास करके जो टेफलॉन कोटेड होते हैं। जी। इसी प्रकार से आप ये डिस्पोजेबल कप्स वगैरह को यूज करते हैं, हॉट ड्रिंक्स के लिए स्पेशली प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है। फिर आप यदि पानी या ड्रिंक्स को जो प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर कर रहे हैं, खास करके जो फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं है, उससे आपके अंदर जा रहा है। इसी प्रकार से जितने भी जो हम एडिबल्स यूज करते हैं, जो प्लास्टिक में पैक हो रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्लास्टिक हमारे शरीर में भेज रहे हैं। जो ऑनलाइन हम फूड डिलीवरी देखते हैं, वो तो गर्म खाना यदि प्लास्टिक की लाइनिंग के साथ किसी कंटेनर में है तो यस, मैं कहूँगा कि वो डिस्पोजेबल भी प्लास्टिक्स में आता है वो खाना। तो वो भी प्री डिस्पोज करता है। ग्रॉस नहीं दिखता, परंतु अब धीरे धीरे एविडेंस आने लग गए हैं जिसमें रिसर्चर्स ने ये पाया कि प्लास्टिक से हमारी आर्टियल लाइनिंग इन्फ्लेम होती है। ओके। और इसके अलावा यदि हम कहें, जैसे फूड में कंटामिनेशन बहुत सारे केमिकल्स का होने लग गया है, अडल्ट्रेशन अपने आप में है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। और आर्टिफिशियल स्वीटनर एक इम्पॉर्टेंट थ्रेट है। एस्पार्टेम से अब काफ़ी एविडेंस है जो कि ये दिखाता है कि एस्पार्टेम वो कॉमनेस्ट जो है जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज किया जाता है, जिससे कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का डायरेक्ट कोरिलेशन देखा गया है। डायबिटीज़ के ज़्यादातर मरीज अलग अलग ब्रांड के नाम से आर्टिफिशियल स्वीटनर कंज्यूम करते हैं। और मैं कहूँगा कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करी गई, वो उसको यूज करने में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीजों को यदि हम शुगर मना करते हैं तो उनको ये भी मना करने की ज़रूरत है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर भी किसी न किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाएगा। और डायबिटीज़ अपने आप में दिल की बीमारी का रिस्क फैक्टर है, पक्का, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एक और चीज़ जो अभी हुई है कोविड-19 के बाद, ये भी देखा गया कि जिन मरीजों में अर्ली स्टेज में कोविड हुआ और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, उनमें स्पेशली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया, बढ़ गया। क्योंकि कोविड में भी क्लॉटिंग फैक्टर एक चीज़ रही। तो आर्टरियल वॉल, जहाँ भी आर्टरी की जो हमारी वॉल जो स्मूथ होनी चाहिए, वो उसमें कोई भी किसी प्रकार की यदि इरेगुलरिटी आती है तो अपने आप वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को प्रीडिस्पोज करता है। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने इन्यूमरेट किया। और जैसा मैंने कहा कि अभी हमारी समझ लिमिटेड है, 60 साल की समझ है जो हम पूरी समझ नहीं पाए। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, नॉलेज हमारा बढ़ेगा, हम पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को डेवलप होने में और प्रेसिपिटेशन में जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डॉक्टर साहब, एक वार्निंग साइन के तौर पर हम देखते हैं आम तौर पर अगर किसी मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर है तो ऐसा माना जाता है कि देर सवेर उसको कोई ना कोई दिल की बीमारी होगी। ये धारणा कितनी सही है? और ये धारणा 100% सही है। होगी क्योंकि आप ये समझिए कि जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को पंप करने के लिए। तो आप ये समझिए कि किसी भी व्यक्ति के सर पे आप बिना बोझ रखे हुए उसको चलाइए, या उसके सर पर 50 किलो वजन रख दीजिए, उसको चलने को बोलिए, तो 50 किलो वजन जिस व्यक्ति के सर पे रखा होगा वो कुछ देर चलेगा, फिर उसके बाद थकेगा ही थकेगा। तो यही चीज़ हमारे हार्ट के साथ होती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से हार्ट कई तरीक़ों से अफेक्ट होता है। पहली चीज़, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हार्ट की जो मसल होती है उसका वो ज़्यादा बढ़ जाती, मोटी हो जाती है, तो उसके कारण से हार्ट में जो रिलैक्सेशन का पावर होता है, जिसके कारण ब्लड उसमें फिल होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसको हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। ये भी अपने एक तरह की एक बीमारी होती है, जिसे ऊपर का ब्लड प्रेशर लोग कहते हैं। ऊपर का ब्लड प्रेशर अपनी जगह है, और ये नीचे का जो हार्ट का फंक्शन है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात हम लोग करते हैं। सिस्टोलिक का मतलब है वो स्टेज जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आगे भेज रहा है। डायस्टोलिक का मतलब वो है जब हार्ट रिलैक्स करके चैम्बर रिलैक्स करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है ताकि उसमें ज़्यादा ब्लड बाहर से अंदर की तरफ आ सके, जिससे फिलिंग हो सके। यानी जो 120-80 जिसको हम कहते हैं, उसमें 80 जो है वो डायस्टोलिक का है। तो हार्ट में यदि डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो हार्ट की फिलिंग इम्पेयर हो जाएगी, जिसके कारण वो उसको कम मात्रा में ब्लड अकोमोडेट कर सकेगा और आगे पंप नहीं कर सकेगा।
और फाइनली चाहे सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो चाहे डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो, फाइनली हार्ट फेल करने लगता है। तो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज में ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हार्ट पूरी तरह से फेल हो जाए, मतलब उसका फंक्शन कम हो जाए। इससे पहले कि लोग डरें, अगर कोई मरीज़ है जिसको हाई बीपी डायग्नोज़ हुआ है और वो प्रॉपरली अपनी दवाएँ ले ले, तो क्या वो इस खतरे से बच सकता है? काफ़ी हद तक यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो काफ़ी हद तक इस रिस्क को कम किया जा सकता है। जी। ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ डॉक्टर साहब एक परसेप्शन ये होता है कि अगर एक बार शुरू कर दी तो उसको छोड़ना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, अगर आप बहुत इर्रेगुलरली ले रहे हैं, बार-बार मिस कर रहे हैं। तो क्या नुकसान होते हैं अगर लोग बीच-बीच में दवा छोड़ देते हैं? ब्लड प्रेशर की यदि जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिनके कारण आपका ब्लड प्रेशर ऊपर गया है, हुँ, उसको आपने कंट्रोल नहीं किया है हुँ। और ब्लड प्रेशर की दवाई आपने प्रीमेच्योरली बंद करी, जी। तो ब्लड प्रेशर फिर से शूट करेगा। तो एक वो कंडीशन आती है कि कुछ दिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, दवाइयों की मदद से आपने दवाइयाँ बंद कर दी, तो अब जो रिबाउंड फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वो पिछली बार से ज़्यादा होगा। ओके। और जब नई दवाई चालू करेंगे तो फिर कुछ दिन उसका असर आने में वक्त लगेगा, फिर एडजस्टमेंट फिर होगा। एडजस्टमेंट होगा। तो इसमें अच्छा खासा वक्त आप बीच में वो बिता देते हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता, तो ये नुकसान करता है। इसलिए यदि ब्लड प्रेशर की दवाई आपकी चालू हुई, मेडिकल सुपरविजन में आप उसको कम करिए, तभी कम करिए जब आपका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल में है और वो सारे रिस्क फैक्टर जिनके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या बढ़ा है वो कंट्रोल में है और धीरे धीरे करके आपने उन चीज़ों पर काबू पा लिया है। क्या पूरी तरह से छूट भी सकती है हाई बीपी की दवा एक बार चालू हो गई तो? यदि रिस्क फैक्टर जिनके कारण हुई है वो कंट्रोल में है तो यस, काफ़ी कुछ कम की जा सकती है, पर ये कहना कि पूरी तरह बंद हो जाए ये बड़ी दूर की बात होगी, पर हाँ काफ़ी कुछ कम हो जाती है। ओके। डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि बीपी की दवाएँ एक बार शुरू हुई तो फिर ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं। हाल ही में एक रिसर्च आई है कि आप एक इंजेक्शन लगवा लें, तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल्ड और मैनेज्ड रहेगा। तो क्या ये इंजेक्शन आने वाले समय में हम देख सकते हैं ये ऐसा कुछ? यूके में एक नया मॉलिक्यूल खोजा गया है जिसकी रिसर्च हुई है, पर अभी बहुत ही प्रीलिमिनरी है। हुँ, ये फेज 1 ट्रायल है और उसमें भी जो रेगुलर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है उसके सप्लीमेंट के रूप में इसको यूज किया गया है। ओके। तो मोनोथेरेपी के रूप में, मतलब सिंगल थेरेपी के रूप में अभी इसको अडॉप्ट नहीं किया गया, अच्छा। पर अभी यही है कि यदि 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ जिनको चल रही थी उनको तीसरी दवाई के रूप में इसका इंजेक्शन दे के देखा गया। इसके रिजल्ट इनकरेजिंग हैं, पर अभी रूटीन यूज के लिए आने में इसको मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त लगेगा, तो क्योंकि अभी ये ये सिर्फ फेज 1 ट्रायल थी। तो अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कोई इंजेक्शन आ गया तो फिर दवाएँ छूट जाएँगी, ऐसा नहीं हो? भविष्य में क्या है ये तो कहना मुश्किल है, और जैसे मेडिकल रिसर्च जिस प्रकार से हो रही है कोई भी चीज़ नामुमकिन तो नहीं लगती। हुँ, आने वाले वक्त में जो मेडिकल साइंस भी काफ़ी कुछ नई चीज़ें डेवलप कर रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ें खोजी जा रही हैं, जेनेटिक लेवल पे चीज़ें खोजी जा रही हैं, तो बेटर ट्रीटमेंट यस पॉसिबल है, परंतु रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट अपने आप में फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट जो अभी भी है और आगे आने वाले दिनों में भी रहेगा। एक तो चीज़ है रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट, जो आपके ख़तरे हैं जिनकी वजह से आप दिल की बीमारी बढ़ा रहे हैं, उन्हें आप कम करें, कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है, एक बार दिल की बीमारी हो गई, फिर जो दवाएँ चलती हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो दवाएँ भी लाइफ़ लॉन्ग चलेंगी। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि लंबे समय तक के लिए चलती हैं, हाँ ठीक है, परंतु आज के ज़माने में जो कॉमनली यूज़ मेडिसिन है उनका रिस्क और या एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ही मिनिमल है, मतलब अच्छा। बहुत कॉमन नहीं है। हुँ, ये दवाएँ, इनकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आप उसको यदि मेडिकल सुपरविज़न में ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास वजह है जिसमें आपको चिंता करनी चाहिए। हाँ, पर ये है कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनमें कभी-कभी कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, कॉमन समस्याएँ, जैसे मैं आपको इन्यूमरेट करूँ, हुँ, तो जैसे नाइट्रेट्स होती हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वालों, एंजाइना के लोगों को दी जाती है अक्सर। तो उसमें यदि ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट आप ले रहे हैं, तो आपको सर दर्द हो सकता है, या जैसे लेट के सीधे उठ जाएँ तुरंत तो चक्कर आ सकता है। जी, ऐसे ही आप कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं जिसको हम एस इनहिबिटर कहते हैं, जी। इसमें कुछ लोगों को सूखी खांसी आने की भी संभावना रहती है।
तो यदि लंबी खांसी आ रही है आपको ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर आप दूसरे ग्रुप्स की ड्रग, स्टैटिन्स खास करके, जो कि अभी काफ़ी कॉमन है, जी। स्टैटिन से लेने से कुछ लोगों को मसल पेन की शिकायत होती है, 10 से 15% में शिकायत हो सकती है यदि हाई डोज स्टैटिन ले रहे हों। और बीटा ब्लॉकर इन जनरल सेफ होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर खास करके एम्लोडेपिन यदि लेते हैं तो पैरों में सूजन आ सकती है यदि हाई डोज में आप ले रहे होते हैं। और एक दवाई खास करके एक कॉम्बिनेशन जो ब्लड प्रेशर के मरीजों में, यदि आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं मेल्स में, तो उनमें कभी कभी इम्पोर्टेंस होने की भी संभावनाएं होती हैं। अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं तो क्या उनके कोई और सेफ़र ऑल्टरनेटिव नहीं है या कहीं-कहीं वो देने ज़रूरी हैं? आप ये देखेंगे कोई भी मेडिसिन हो, जी। वो शरीर की फिजियोलॉजी को अल्टर करती है। तो हो सकता है कि उसका वो इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा हो किसी कारण से, तो बेस्ट यही रहता है कि आप अपने आप मेडिसिन से खिलवाड़ नहीं करें, मेडिकल सुपरविजन में ही दवाइयाँ चालू करें। और यदि आपको कोई समस्या नज़र आती है, खास करके कोई भी मेडिकेशन चालू किया जाए और उसके हफ्ते 10 दिन में आप कुछ अबनॉर्मल नोटिस करते हो, तो सबसे अच्छा यही होगा कि फिर से एक बार आप उन्हीं डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मेरे को ये दिक्कत है, तो वो आपकी या तो मात्रा उसकी कम कर देंगे या दवाई बदल देंगे। ओके। उसके बाद सेफ़र ऑल्टरनेटिव मिल जाता है कि अगर एक दवा से हाँ, मतलब समस्या है यदि तो? एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स से यदि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो सेफर अल्टरनेटिव हमेशा अवेलेबल है। अवेलेबल उसमें है। कोई ये नहीं है कि नहीं आपको वही दवाई खानी है ज़िंदगी भर। कुछ दिल के मरीज़ों को हम देखते हैं डॉक्टर साहब, वो डब्बा लेके बैठे होते हैं खूब सारी दवाओं का, कुछ की 1, 2, 3 ऐसे चल रही होती हैं। दवाओं को कम से कम पर लाने का क्या कोई तरीका है कि मिनिमल डोज़ पे रहे दिल का मरीज़ और चलता रहे? इसके 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो रेगुलर मॉनिटरिंग, मतलब आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह को रेगुलर मॉनिटर करते रहें। और दूसरा, मेडिकल प्रोफेशनल जो भी जिनके सुपरविजन में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उनसे फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, क्योंकि यदि दोनों लेवल पे सुपरविजन रहेगा तो हम दवाओं को बहुत अच्छे ढंग से टाइट्रेट कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जो अननेसेसरी हम ले रहे होते हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो पर सुपरविजन इज द की वर्ड। दवाइयों की मात्रा और फ्रीक्वेंसी के बारे में यदि आप सुपरवाइज तरीके से ले रहे हैं तो यस, दवाइयाँ कम करी जा सकती हैं। जैसे आपने कहा हार्ट रेट मॉनिटर करना चाहिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। रेगुलर का दिल के मरीज़ के लिए क्या, हाउ डू वी डिफाइन इट? रेगुलर का मतलब यह है, मान लीजिए कि कोई नए व्यक्ति, अभी हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ है, तो आप ब्लड प्रेशर जो है दवाओं को प्रॉपर टाइट्रेट करने के लिए रोज़ मॉनिटर कर सकते हैं। पर एक व्यक्ति वो है जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लंबे समय तक से कंट्रोल में है और उनको दवाएं लेते हुए महीनों से लेके साल तक हो चुका है, तो आप हर 15 दिन पर भी यदि मेजर करते रहेंगे, एक रिकॉर्ड रहेगा, तो वो उस ढंग से हम रेगुलर डिफाइन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस स्टेज में डिजीज के हैं और आपको कितना वेरिएशन आ रहा है रीडिंग्स में, तो उस हिसाब से आप। जो मरीज़ दिल के हैं, अगर उन्हें कोई दिल की बीमारी है और वो दवाओं पर भी चल रहे हैं, उनको कभी अगर पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या उन्हें अपनी पेन किलर बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, कंसीडरिंग कि ज़्यादातर लोग केमिस्ट से सीधे ले लेते हैं? ज़्यादातर लोगों को हम हमेशा यही एडवाइज करते हैं कि आप कुछ भी हो मेडिकल सुपरविज़न में लीजिए, क्योंकि पेन भी किस कारण से हो रहा है ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये कि मेडिकल सुपरविज़न में ही इस चीज़ को लें। सेल्फ मेडिकेशन करने के से जितना हो सके बचें। पर यदि वो सारी चीज़ें संभव नहीं हो तो पैरासीटामोल, जो कि बहुत सारे नामों से आती है, काफ़ी कॉमन दवाई है। जी। एक हार्ट के मरीज के लिए पैरासीटामोल एक सुरक्षित पेन किलर मानी जाती है और वो मरीज ले सकता है। लोग सोचते हैं वो सिर्फ बुखार में ली जाती है। नहीं, पैरासीटामोल दर्द कम करने का बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो सिर्फ बुखार के लिए नहीं, बुखार भी कम करता है, परंतु कोई भी दर्द हो जिसमें आपको डायग्नोसिस नहीं मालूम है कि किस कारण से दर्द हो, तो पैरासीटामोल ली जा सकती है। तो क्या हम ये माने कि दिल के मरीज़ को पेन किलर से बचना चाहिए? सबसे पहली बात यस। दूसरी बात, यदि लेना है तो मेडिकल सुपरविजन में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब होने पर लेनी चाहिए। मतलब कुछ कंडीशंस में दी भी जा सकती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। यदि ज़रूरत है तो सिर्फ पेन किलर का मतलब सिर्फ पेन कम करना नहीं है, ये आपकी फंक्शनलिटीज भी बढ़ाता है, आपकी जो है
काम करने की क्षमता भी बढ़ाता है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी भी बढ़ाएगा। आप यदि फिजियोथेरेपी करना चाहें तो उसके लिए भी कवर प्रोवाइड करेगा। तो पेन किलर यदि सुपरवाइज तरीके से, मेडिकली प्रिस्क्राइब तरीके से ली जाए तो ज़रूरी है, परंतु सेल्फ मेडिकेशन, मैं बार बार ये कहूँगा, सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप पहले से दिल के मरीज़ हैं, कुछ दवाएँ ले रहे हैं, अंडर मॉनिटरिंग हैं, एक डॉक्टर की देख-रेख में हैं, उसके बाद जो सीधा रास्ता है वो डॉक्टर के पास ही जाकर आपको हल मिलेगा। केमिस्ट के पास वाला रास्ता सीधा रास्ता दिल के मरीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं है, वो ये रिस्क अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम देखते हैं जिनकी बहुत रेगुलर मेडिकेशन है, लाइफ़ लॉन्ग चल रही हैं, सुबह एक एंटासिड ज़रूर खाते हैं। हमेशा चलेगी क्या एंटासिड? नहीं, एंटासिड शुरुआत में किसी कारण से चालू करी गई होगी, पर ज़्यादातर मरीज अपने खाने पीने की आदतों के कारण एंटासिड खा रहे होते हैं। मेडिकली ज़रूरी नहीं होती एंटासिड लेने के अच्छा, लिए। ये ज़रूरी नहीं है? नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो एंटासिड हैं उनके यूज से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, जिसमें से एक आप ये समझिए कि आयरन अब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है, उसको एनीमिया हो सकती है, गैस्ट्रिक कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है, किडनी पर भी बुरा असर आता है एंटासिड से कुछ। तो ये कहना कि वो हार्मलेस हैं, वो ठीक नहीं है। बिना सुपरविजन के लॉन्ग और बिना इंडिकेशन के, बिना सुपरविजन के, बिना ज़रूरत के लॉन्ग टर्म यूज एंटासिड का रिकमेंडेड नहीं है। अगर मैं ब्रॉडली पूछूं कि स्टैटिन्स चल रही हैं या बीटा ब्लॉकर्स या एस इनहिबिटर्स चल रहे, जो भी दिल की दवाएं चल रही हैं, उनके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि खानी ही है? नहीं, इनमें सिर्फ एक मेडिसिन होती है, एस्प्रिन, जो हम देते हैं। तो यूजुअली शुरुआत में उसके साथ हम कोई एंटासिड प्रिस्क्राइब करते हैं, पर एस्प्रिन भी सभी मरीजों को एंटासिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एस्प्रिन के साथ यदि हम खाने के बाद एस्प्रिन खाते हैं, जो कि बहुत ही छोटी मात्रा में होती है, तो एंटासिड की ज़रूरत नहीं है। एंटासिड की ज़रूरत का मुख्य कारण उनकी अपने खाने पीने की आदतें और लाइफस्टाइल है। खाने में खूब सारी मिर्चें खाना, खूब सारे मसाले खाना, तला हुआ खाना खाना, चिकनाई वाला खाना, तो इन सब चीज़ों से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो वो फिर मरीज को दवाई खाने में ज़्यादा आराम महसूस होता है, बजाय कि वो अपने खाने पीने को रेगुलेट करें। तो एंटासिड की जगह यदि वो अपने खाने पीने को रेगुलेट करेंगे तो एंटासिड की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये दिल के मरीज़ हों या दूसरे मरीज़ हों, गैस और एसिडिटी की दवाएं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को, खाने पीने की आदतों को, एक्सरसाइज करने की आदत को, इन सब चीज़ों को अपनाएं और अपने खाने पीने की आदतें सुधारें तो दवाएं छूट सकती हैं। बावजूद इसके भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा, पहले नंबर पर जो सबसे वॉल्यूम में बिकती हैं, वो एंटासिड्स हैं। तो इसके लिए मोटे तौर पर हमारी आदतें जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि दिल की कोई भी बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई मेडिकल कंडीशन भी हो, तो मोटे तौर पर नॉन इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव तरीक़ों से इलाज हो जाता है, कि एक छोटा सा कुछ भी गया अंदर और उससे इलाज हो गया। लेकिन अभी भी क्या कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें ओपन सर्जरी करनी पड़ सकती है? काफ़ी सारी कंडीशन ऐसी हैं जिनमें ओपन सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो जैसे कि मैं कहूँ, हार्ट की बीमारियों को लें, तो जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं जिनको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं, ज़्यादातर बीमारियों में ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा। ऐसे ही हार्ट वेल्व्स की ज़्यादातर बीमारियों में ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे नॉन इन्वेजिव तरीक़ों से भी हार्ट के वेल्व्स की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, पर फिर भी 70% बीमारियों में ओपन हार्ट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। और इसके साथ यदि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की बात करें, तो कुछ जो उसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है यूजुअली इस बात पर होता है कि कितनी आर्टरीज में रुकावट है और किस प्रकार की रुकावट है। उसको देखते हुए काफ़ी मरीजों में अभी भी बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। फिर यदि हम एओर्टिक सर्जरी की बात करें, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अब काफ़ी सारे सबसेट्स का अवेलेबल है, बट फिर भी 50% से ज़्यादा एओर्टा की बीमारियों में सर्जरी एकमात्र रास्ता बचता है। तो सर्जरी अभी भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, अभी ऑब्सोलीट नहीं हुआ है। यानी वाल्व के केसेस में और एओर्टा के केसेस में अभी भी सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। और पैदाइशी बीमारियां जो हैं उनमें, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में यस, अभी भी 50-50 है कि आधे मरीजों को हम नॉन इन्वेजिव तरीक़ों से कर सकते हैं और आधे मरीजों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। एक सवाल और है, दिल के जो मरीज़ हैं अक्सर ये सोचते हैं कि हम अब हार्ट पेशेंट हैं, अब हम जिम नहीं जा सकते,
या हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप क्या सलाह देंगे? सारे मरीजों को इस ब्लैंकेट के नीचे रखने की आवश्यकता नहीं है। मरीज के हार्ट के फंक्शन और उनके बाकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल और उनकी उम्र को देखते हुए फिजिशियन प्रॉपरली एक्टिविटी लेवल को एडवाइस करते हैं। तो यदि आपके डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं या आप हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए सुरक्षित है। तो सिर्फ जिम भी जा सकते हैं? जिम भी जा सकते हैं। जिम का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जाकर आप हैवी एक्सरसाइज ही करें। मसल ट्रेनिंग के लिए आप यदि लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो सारे लोगों के लिए एडवाइजेबल है। और कुछ बीमारियों में ऑपरेशन के बाद आप एक तरह से ठीक हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह के बाद आप जिम भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग में थोड़ा एहतियात बरतनी पड़ती है? हैवी वेट ट्रेनिंग के लिए लाइट वेट ट्रेनिंग तो मोस्टली एडवाइजेबल रहता है। कर सकते हैं। दिल के मरीजों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या मानी जाती है? वॉक। यदि आप चलते हैं, ब्रिस्क वॉक सबसे ज़्यादा, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन और उसकी ज़रूरत नहीं होती, सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती। आप ब्रिस्क वॉक करते हैं और करीब 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक रोज़ कर लेते हैं। ब्रिस्क वॉक का मतलब मेरा ये है कि आपको पसीना आए या आपकी सांस थोड़ी सी तेज़ी से तेज हो जाए, या आपकी हार्ट रेट, आपकी जो बेसल हार्ट रेट है उससे 30% तक बढ़े, तो उतने यदि उस लेवल आप इंटेंसिटी को मेंटेन करके यदि आप वॉक करते हैं तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज हार्ट के पेशेंट के लिए ब्रिस्क वॉक है। आमतौर पर दिल के मरीज बहुत संभल कर सैर करते हुए चलते हैं। वो सैर करना एक तरह से वक्त काटना होता है। मतलब धीरे धीरे, उसमें भी यदि शुरुआत आप स्लो उससे कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे स्पेल ब्रिस्क वॉक के कर लीजिए जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो। जैसे आप चलते समय शुरुआत करिए कि 2 मिनट ब्रिस्क वॉक करिए, फिर आप अपनी पेस को कम कर लीजिए, फिर 2 मिनट करिए, तो धीरे धीरे ये 2 मिनट 3 मिनट हो जाएगा, 3 मिनट 5 मिनट हो जाएगा। उस तरह अपने उस ब्रिस्क वॉक के स्पेल को बढ़ाते जाइए। पर फायदा एक्चुअल में ब्रिस्क वॉक से ही होता है। ब्रिस्क वॉक यानी कि आप तेज़ी से, स्पीड से चलें, इतना चलें कि आपको पसीना आए, आपको लगे कि हाँ वॉकिंग को एक एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं। टहलने का जो वक्त है उसको आपको घटाना है। अगर ये सारी चीज़ें कर लें तो फिर वहीं आते हैं, पुरुषों का दिल सलामत रह सकता है। सभी का दिल सलामत रह सकता है, सिर्फ पुरुषों का ही नहीं। ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं पर भी लागू होती है, क्योंकि महिलाओं में भी जो रिस्क जो मैंने बात करी थी, जो मेनोपॉज के बाद जो साधारणतः 45-50 साल के आसपास होता है, उसके बाद वो उनका जो रिस्क प्रोफाइल है वो मोर और लेस मेल्स के जैसा ही होने लगता है। तो मेनोपॉज के बाद ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेनोपॉज के बाद ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट हार्मोन्स का होता है मेनोपॉज तक, वो चला जाता है, तो आपकी भी रिस्क प्रोफाइल मेल्स के जैसी ही होने लगती है। बिल्कुल। तो पुरुष और महिला पार्टनर्स अगर साथ साथ इसे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तनाव कम रखने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कम करें, गुस्सा कम करें। 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं को अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। 45-50 के बाद जैसे जैसे मेनोपॉजल एज आती है खतरा बढ़ जाता है। ये वो वाली उम्र भी है जब आपको अपना और अपने पार्टनर का ख्याल वैसे भी रखना चाहिए ताकि हॉस्पिटल विजिट कम से कम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए और पुरुषों को दिल की सलामती के टिप्स देने के लिए। थैंक यू।